नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। तो जैसे कि आपको ज्ञात है और आपने ये भी चेक कर लिया होगा कि आपका पेपर कहाँ पर है। 4 और 5 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होगा। कहाँ होगा ये आपने देख लिया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का हमारे पास टाइम अब बनता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपने जीके जीएस के 25 क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जो कि आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, कि वर्ष 2025 में होने वाले पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सऊदी अरब जो है इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का शहर है, तो वो है आपका चुनार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है कि एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा मसाला बाजार की यदि हम बात करें तो आपका हो जाएगा खारी बावली बाजार, और ये पड़ता है आपका दिल्ली यानी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्या कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी, जब संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में जो है ना विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा है कि परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी, जिन्होंने परिश्रम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो भैया ये जो परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी हैं, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कहा है, इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार हमसे पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध है, यानी क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने की मनाही करता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें कहा है कि अप्तानी जनजाति निम्न में से किस राज्य की मूल निवासी है। मतलब आपको ये बताना कि अप्तानी जनजाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 25 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया गया, जिसके चलते उस देश के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। तो भैया ये बात है आपकी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा था। ठीक है, और ये अपने भारत भी आई थी। किस राज्य ने बाल्यावस्था में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए आरंभ कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है शिक्षा से, प्रारंभिक शिक्षा से। अब ये आरंभ कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, यही हमसे पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। यानी पंजाब सरकार ने आरंभ कार्यक्रम योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा है कि भारत के 75वें महान क्रांतिकारी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये एक पुस्तक का नाम है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है।
ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो भैया भीम सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? तो भैया जीएसटी बिल के पारित होने की संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो ये 122वां था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू और 1918 में खत्म हो गया था, 4 साल चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1939 में शुरू हो गया था और 45 में खत्म हुआ था, ये 6 साल चला था। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो था 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें कह रखा है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली का मतलब है दूसरों के हाथ की कठपुतली, यानी दूसरे के अंडर में रह करके काम करना, दूसरे के जैसे वो कहे वैसे ही काम करना। तो जो पहला कठपुतली सम्राट था वो था जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, इसमें कहा है कि भारतीय पहलवान रौनक दैया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भैया कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, इसमें कहा है कि पुरुष T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो जो T20 विश्व कप हुआ था 2024 का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारतीय बॉलर हैं, गेंदबाज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 में कहा है कि 20 अगस्त 2024 को पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो भैया ये हरित अमोनिया जो है इसके निर्यात के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ, ये हमसे पूछा है। तो भारत और जापान के बीच ये समझौता हुआ है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें कह रखा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये हमें बताना है। तो भैया आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें कहा है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक सभ्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती? तो देखिए साबरमती गिरती है, ताप्ती गिरती है, माही भी गिरती है, कोयना नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, इसमें कहा है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये भैया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शुरू किया था महाड़ सत्याग्रह। इस समय छुआछूत बहुत चल रही थी हमारे भारत में, तो उसी को दूर करने के लिए तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो इसी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह चलाया था। चौधर तालाब का पानी पी करके शुरू किया था।
क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो 21 में कहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है। तो देखिए भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से कौन से नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कौन से नृत्यों की प्रस्तुति दी गई, ये हमसे पूछा है। तो भैया ऑप्शन नंबर यदि हम बात करें तो कथक भी था, चरकुला भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए व बी दोनों। वहीं हम बात करें निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर भगाने वाली दवा के लिए किया जाता है। तो मच्छरों को भगाने के लिए जो प्राकृतिक मच्छर भगाने वाली दवा बनाने में यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका लेमन ग्रास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लेमन ग्रास। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो किश्तवाड़ राज्य उद्यान जो है वो राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे आर्ट का जो अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, ये जीके का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। प्रोटीन्स की बात कर रहा है, तो जो प्रोटीन्स है वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हिंदी के आपके खत्म हो गए, सॉरी जीके के। अब अगले 25 क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके हिंदी के। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है, 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 का जीके जीएस आएगा, 25 का मैथ आएगा और 25 की अंग्रेजी आएगी। तो 25 क्वेश्चन करेंगे अब हम हिंदी के, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है। हिंदी का पहला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। आगे हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 27 में कि दोहा किस प्रकार का छंद है। तो भैया दोहे की अगर हम बात करें तो ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सम छंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 में कहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इसमें हमें बताना अलंकार कौन सा अलंकार है इसमें, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की समानता पाई जाती है वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इसमें कहा निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा वाला विकल्प है। मतलब ये शब्द दिया आपका अप भी है, इसका हमें विलोम देखना है कौन सा है। तो इसका अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मितव्यय यानी कम खर्च करने वाला। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो द्विज शब्द का अर्थ देता है। मतलब ये जो द्विज शब्द है इसका अर्थ क्या है ये हमें देखना क्वेश्चन नंबर 30 में। तो द्विज का अर्थ दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है, 31 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्यांश का सबसे अच्छा एक शब्द वाला विकल्प है। अर्थात तो हमसे पूछा वन वर्ड,
यानी वाक्य के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होगा, सार्वभौमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म या समरूपी भिन्नार्थक शब्द वाला विकल्प है। ठीक है, मतलब समरूपी हो, भिन्नार्थक हो, ऐसा वाक्य हमें जो है विकल्प ढूंढना है। समरूपी समान रूप वाला और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो कृत और कृत ये ही आपका ऑप्शन हो जाएगा जो कि प्रश्न का उत्तर है, कृत और कृत। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब हमें यह देखना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी तो गलत ही है, वह आदमी गरीब था, ये ही ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए जाने। ठीक है, देखिए ये जो शब्द दिया है बिल्ली, इस बिल्ली का हमें पुल्लिंग देखना। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री का बोध कराता है। अब बिल्ली स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द बताना हमें। बहुत हल्का है, चलिए इतना हल्का है कि आप लोग इसको जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रहा हूँ आपको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अपना कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। ठीक है, आपने ये लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 34 बिल्ली का पुल्लिंग ये है। ठीक है, चलिए वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, यानी बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर रहे हैं। देखिए अमीर लोग, यानी अमीर एक ही नहीं होगा, और भी होंगे कई सारे। तो अमीर लोग, देखो परीक्षा, किसी एक चीज की परीक्षा, छात्र कोई एक छात्र, लिपि कोई एक लिपि, लेकिन अमीर लोग तो बहुत होते हैं ना, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। मतलब यहाँ पर एक वाक्य दिखा है कि श्याम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा कारक है, यानी कर्ता कारक को पूछा है कि कर्ता कारक बताओ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं, तो ने ये विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है, यानी वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें ये ही बताना है। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। वही हम बात करें 39 की। तो 39 में क्या कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सकर्मक क्रिया वाला विकल्प है। मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जो सकर्मक क्रिया को दर्शाता, मतलब कर्म के साथ क्रिया का होना, सकर्मक क्रिया है ना,
क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, आना मतलब तुम आ जाओ, जाना तुम चले जाओ, लेकिन लेना भाई किसी चीज को लेगा नहीं लेगा, यानी राम ने श्याम से अमरूद लिए, लेना क्या लिया, अमरूद। तो ये लेना जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प है। राम खाता होगा, राम खाता होगा, ये कौन से काल का वाक्य है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो देखिए भैया, अगर तुम सोच रहे हो राम खाता होगा भूतकाल लगा दूं, ये भी गलत है। तुम सोच रहे हो भविष्य काल लगा दूं, ये भी गलत है। अब भूत भी गलत हो गया और भविष्य यहाँ भी गलत बचा क्या ये, क्योंकि राम खाता होगा, हो सकता है वो खा रिया होगा, तो ये संदिग्ध है बात। तो संदिग्ध वर्तमान काल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। इसमें कहा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो भैया वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, यानी कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो अव्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगते हैं, कहीं पर अर्थ प्रस्तुत करते हैं, कहीं पर अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। देखो जापान जो है ना, किसी एक देश का नाम है, आप जानती हैं जापान एक देश है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी अव्यय होती ही नहीं है, और हमसे नहीं वाला ही पूछा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय उसे भी कहते हैं जिसकी मात्रा निश्चित न हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना है। मतलब ऐसा शब्द देखना है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 में तो लाचार भैया, देखो प्रकर्ष में प्र उपसर्ग है, अपशब्द में अप उपसर्ग है, अनुजीवी में अनु उपसर्ग है, लेकिन लाचार में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। देखिए उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के शुरू में लग जा, प्रत्यय वो होता है जो किसी के बाद में लगे। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात कर रहे हैं। तो भैया उसका चयन करें जो प्रत्यय से बना है, क्रीडा, ठीक, धमकी, भिक्षुक, मतलब सभी। ये जो ऊपर के तीनों दे रखे हैं आपके, क्रीडा, धमकी, भिक्षुक, तो ये विकल्प जो है ये सभी प्रत्यय से बना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 45 जरा पढ़ो और पढ़ के बताओ मुझे क्या बताना है, जरा पढ़ो। हमसे पूछा था यद्यपि का संधि विच्छेद, तो यदि प्लस अपि, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या कह रही है हमसे,
हमसे ये कह रखा कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न नंबर 46 से 50 तक दिए गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। गद्यांश को पढ़ना है और इसके ऊपर ही हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। लक्ष्मण ने एक कृत्रिम भ्रात स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने उससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा से भी अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी को दे डाला, और यह आत्मोत्सर्ग उसने तब किया जब उससे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष प्रतिवियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा है? इसमें कहा है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे। हमें गद्यांश के अनुसार ही आंसर लगाना, अपना फालतू का दिमाग ना लगाने का प्रयास करें, ठीक है? क्योंकि जो गद्यांश कह रहा है हमें उसी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। अगर हम अपने दिमाग से चलेंगे तो गलत हो जाएगा। गद्यांश में कहा था क्या कि भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, ठीक है, भाई से प्रेम था तभी तो राजपाट छोड़ के, नई नई पत्नी को छोड़ के वो जो है वन के लिए चले गए थे। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। इसमें कहा है कि लेखक को क्या दुख है। क्वेश्चन नंबर 47, भाई लेखक को ये दुख है कि उर्मिला का अभी तो ब्याह हुआ है और उसने कोई भी सुख सुविधा नहीं देखी। मतलब रचनाकार ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण ने त्याग करा। लक्ष्मण से ज्यादा त्याग करने वाली लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, ठीक है। वो तो भाई के प्रेम में चले गए और वो अपने पति से प्रेम करती, पति छोड़ के चले गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति में लेखक का क्या तात्पर्य है? तो भैया लेखक का तात्पर्य है कि उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, यह हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन करते हैं। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, लक्ष्मण से विवाह किया। भाई यही बलिदान नहीं दिया, जबकि अपनी बहन सीता का वियोग सहा, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, ये भी ठीक है। सांसारिक सुखों का त्याग किया, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करें और गद्यांश को दोबारा पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में कहा लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रात स्नेह के कारण किसका साथ दिया था, बताइए। बहुत हल्का है, बहुत इजी है। नहीं समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन को पढ़कर दोबारा गद्यांश को पढ़ लो और भैया कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बता दो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें।
आने वाली जितनी भी भर्ती हैं, अब जूनियर असिस्टेंट की ऑनलाइन शुरू हो गई है भैया। जिसने 2023 का पैड दिया है वो जूनियर असिस्टेंट की ऑनलाइन करा दो। 22 तारीख से शुरू हो गई है उसकी ऑनलाइन, और उसका प्रैक्टिस सेट हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद डालना शुरू कर देंगे। 6 या 7 तारीख से जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखिए 50 के बाद जो 51वां क्वेश्चन है, वो अब क्वेश्चन शुरू होते हैं तुम्हारे गणित के। जैसे कि आपको ज्ञात है 50 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, तो गणित के क्वेश्चनों को हम करेंगे बाद में। पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 50 से लेकर के 51 से लेकर के 75 तक आपके किसके हैं, मैथ के क्वेश्चन। 76 से क्वेश्चन शुरू होते हैं अंग्रेजी के। तो चलिए अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। भाग नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या कहा है जरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी वाक्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा शब्द चुने। यानी क्या, ही वॉज टायर्ड एंड इल, ही वॉज टायर्ड एंड इल, वह थका हुआ था और बीमार था, और ऑन द स्टेज सीढ़ियों पर, एंड फेल ऑल द वे डाउन, और वह नीचे गिर गया। तो इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टैम्बलिड। ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही अर्थ होता है आपका लड़खड़ा गया। यानी वह थका हुआ था, बीमार था, सीढ़ियों पर चढ़ा और गिर गया, यानी लड़खड़ाया और गिर गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सलीमेंट्री, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विस्मयादि बोधक है। एक्सलीमेंट्री का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो विस्मयादि बोधक का एक चिन्ह होता है उल्टा आई, मतलब ऐसे और ए ऐसे, और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सलीमेंट्री चिन्ह होता है, ये जो इज के बाद है ना उल्टा आई, बस यही आपका आंसर है। जिस वाक्य के लास्ट में या बीच में कहीं भी ये लगा हुआ है वही आपका एक्सलीमेंट्री यानी विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे चलते हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, इसमें क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। और नहीं तो तुम इतना जानते हो कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 78 में। देखिए ही इज रिलेटेड मी, रिलेटेड टू मी। तो देखिए रिलेटेड के साथ जब भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है तो वह टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वह मुझसे संबंधित है, वह संबंधित है मुझसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रखा है, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, मतलब कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, ये हमसे पूछा है। एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है। यहाँ पर पैसिव वॉइस दी है, ये है गुड न्यूज वाज बीइंग एक्सपेक्टेड बाई अस, ये आपका पैसिव में दिया है। कौन सा इसका एक्टिव होगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में। अब 79 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिसमें अस का हो जाता है वी, अब बी सब में दे रखा, अब बी के साथ आता है बर और बर एक में दे रखा, ऑप्शन नंबर वी, यानी वी वर एक्सेप्टिंग गुड न्यूज। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 की, इसमें कहा है कि चूज द यानी प्रोलर फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये है ब्रीफ,
ठीक है ना। ब्रीफ, इसमें हमसे ये पूछा बहुवचन बताओ, ये प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब ब्रीफ है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त, तो संक्षिप्त का बहुवचन क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो संक्षिप्त का बहुवचन हो जाएगा आपका संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर ए, ब्रीफ बहुवचन। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब 81 में कहा है कि निम्नलिखित में से, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें मिसस्पेल्ड है, सॉरी शब्द, यानी किसी एक की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई। अब वो किसकी लिखी हुई गलत है वो ही हमें पता लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी की गलत है। 81 की यदि हम बात करें तो डिस्ट्रस्ट है, इसका हिंदी अर्थ होता है अविश्वास। आपका प्लेसेंट है, इसका हिंदी अर्थ होता है आपका सुखद, ठीक है। और वहीं हम बात करें गिल्टी, तो गिल्टी का अर्थ होता है दोषी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए रिक्वेस्ट, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें अनुरोध किया गया है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध, विनती या प्रार्थना, तो वो हमें ढूंढना होता है। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए भैया, कुड आई ब्रो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज। अब देखिए प्लीज इसमें दिया है ना, तो हम प्लीज का मतलब ही तो रिक्वेस्ट होता है। अगर तुम किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो क्या कहोगे, प्लीज बता दो ना किस कलर की पहने हो कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो यही आपका रिक्वेस्टेड सेंटेंस है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर नाउन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब संज्ञा बताना है हमें इसमें। अब वो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 83 में, यही हमसे पूछा है। तो देखिए रामायणा, यानी एक पुस्तक का नाम है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जिसका अपने में कोई नाम दे रखा है वो ही आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की। इसमें क्या कहा है, 84 में क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, ठीक है। यानी फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वाक्यांश क्रिया। अब वाक्यांश वाली क्रिया कौन सी आएगी इसमें, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो इट इजंट इजी टू वेयरिंग अप, इजी टू बेयरिंग अप चिल्ड्रन नाउ ए डेज, ठीक है। यानी यह आसान नहीं है कि आजकल के बच्चे पालन पोषण करना। बेयरिंग अप होता है पालन पोषण करना, ये आसान नहीं है आजकल के बच्चों का पालन पोषण करना। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की। तो इसमें क्या कहा, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक देख लीजिए। 85 में कहा है कि गलत वाक्य पहचानो, यानी फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। कौन सा वाक्य इनकरेक्ट है, कौन सा वाक्य गलत है, इसका हमें पता करना है। देखिए द क्वालिटी ऑफ ए मैंगोज वाज नॉट गुड, यानी आमों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, यानी आमों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी, ये बात ठीक है। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, देखिए ये जो यू ही आई दे रखे हैं ना, ये गलत दे रखे हैं, ठीक है ना। यू यानी ये आगे पीछे दे रखे हैं, यू ही और आई, इनका यूज गलत दिया है, आगे पीछे दिया है, और ये ही गलती दी है, और ये ही हमें सेंटेंस गलत दिया हुआ है। आप, वह और मैं, ठीक है ना, मैं वह और आप, ऐसा होता है नहीं। चलिए अच्छे दोस्त है, यही गलत दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें तो 86 में कहा है
कि व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहने का मतलब यह है निम्नलिखित वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, ये हमें बताना है। ये कहा है कि आशा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टीज, अर्थात किसी कठिनाई के समस्या का समाधान कर लेती है कौन, आशा। अब हमसे सब्जेक्ट पूछा है, इसका विषय पूछा है। क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट क्या है, आशा। भाई वाक्य में जो कार्य करता है वही तो कर्ता होता है, और कर्ता को ही हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोल देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी ये जो खाली जगह है इसमें कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा ये हमें बताना है। यही हमसे पूछा है कि रिक्त स्थान को सही भरो। ठीक है, क्या कहा इसने, ही किल्ड 2 वर्ड्स, यानी उसने, ही माने उसने, किल्ड माने मार गिराया, 2 वर्ड्स 2 पक्षियों को, 1 स्टोन एक पत्थर से। ठीक है ना, उसने पक्षियों को मार गया। अब देखो किसी चीज के द्वारा हम किसी को मारते हैं या काटते हैं या किसी के द्वारा कोई कार्य होता है तो वहां पर विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, यानी किसी माध्यम से के अर्थ के लिए विद का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे कहा 88 में पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। ये जो वर्ड दिया है कैंटेंक्वर्स, ठीक है ना, कैंटेंक्वियस, इसका हमें सिनोनियम बताना। तो पहली बात तो यदि हम बात करें कैंटेंक्वियस, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है झगड़ालू, कोई झगड़ालू व्यक्ति। अब ऐसा ही जो अर्थ इसका है वही अर्थ किसी शब्द का निकले तो वो है क्यूरलसम। ठीक है ना, क्यूरलसम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है झगड़ालू। 89 में कहा है कि सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड, यानी उस गलत वाक्य का चयन करें जिसमें कि आर्टिकल का गलत रूप से प्रयोग किया गया है। ठीक है, गलत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया ही इज ए एम ए। तो देखिए एम ए जो है ना, एम ए से पहले एन का यूज किया जाता है ना कि ए का, यानी एन एम में होता, और यहाँ पर दिया ए एम में, तो यही आपका गलत है और गलत वाला ही हमसे पूछा है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 की। इसमें क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्परेटिव। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आज्ञा सूचक है। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। अब ये हमें पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जिसमें आज्ञा दे, जैसे लेट्स हिम गो, लेट्स माने दो, हिम माने से गो होम, यानी उसे घर को जाने दो, तो ये आज्ञा दे रिया है। इसमें सी ऑप्शन में आज्ञा दे रखा, उसे घर जाने दो, तो आज्ञा तो दे हटो उसे घर जाने दो, तो यही आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाए। अगर हम पहले की बात करें हैव यू लर्नड योर लेसन, यानी क्या तुमने अपना सबक सीख लिया या अपना पाठ याद कर लिया, तो इसमें तो आज्ञा नहीं दे रिया। इसकी बात करें ही गेव मी गुड काउंसिल, यानी उसने मुझे अच्छी सलाह दी, तो ये भी सलाह दे दिया है। इसमें इम्परेटिव मतलब आज्ञा कहाँ दे दिया, सलाह दे दिया। अगर डी की हम बात करें तो डी में कह रखा है कि ही वाज रिलेटेड ऑन बाय, यानी उसे जमानत पर रिहा कर दो। ठीक है ना, वेल, लेकिन इसमें कह दिया जाने दो, तो ये इम्परेटिव है, इसमें आज्ञा दे दिया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 90 1 91 91 में कहा है कि indicate the tense of the following sentence,
मतलब इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें तो हमसे करिए वाक्य का काल बताइए। जैसे ये वाक्य दिया है, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, ठीक है, मैंने उसे एक पत्र भेजा है। अब ये कौन से काल का वाक्य है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 91 में। तो देखिए आई हैव, जब भी हैज या हैव का प्रयोग किया था तो समझ लो परफेक्ट में किया था। अब परफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 जगह परफेक्ट है। पहला वाला तो खत्म हो गया क्योंकि परफेक्ट है नहीं, क्योंकि हैज हैव का प्रयोग परफेक्ट में किया था। तो वी, सी और डी में है। अब डी क्यों गलत है, क्योंकि सेंट माने होता है भेजना, अगर आईएनजी फॉर्म होती है तब तो कंटिन्यूस आता है, लेकिन यहाँ तो आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है। अब बात करते हैं इन दोनों की, यानी पास्ट है या प्रेजेंट है। तो देखिए ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मतलब प्रेजेंट में आई को हम बहुवचन मानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 92, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, मतलब एक शब्द बताना है इस वाक्य के लिए। क्या कहा है इसमें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसका मतलब क्या है, इसमें कह रहे हैं कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, स्टडी माने अध्ययन, ऑफ इंसेक्ट मिस यानी कीड़ों का। तो जो कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंटमोलॉजी, ठीक है, यानी कीट विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, तो इसमें कहा है पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग पीपल स्टूडेंट ड्रिंक एंड ड्राइव। देखिए क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, जिसका उत्तर हमें यस या नो में देना होता है। अगर वाक्य तुम्हारा निगेटिव दिया है ना, स्टूडेंट यानी शुड नोट, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब इसमें भी आपका नोट दे दिया क्वेश्चन नंबर सी में, तो ये नहीं होगा। इसमें भी नोट दिया, ये भी नहीं होगा। अब ए और डी में से कोई एक होगा, अब वो कौन सा होगा, देखो शुड दिया है तो यहाँ भी शुड आएगा, शुड दे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। इसमें कहा है विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, और प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। और यही हमसे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रत्यय का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या, स्पून माउथ, ठीक है ना, यानी स्पून में होता है चम्मच और माउथ माने होता है मुंह। और यदि हम बात करें तो इसमें फुल लग जाएगा, यानी स्पून फुल, स्पून फुल और माउथ फुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये ऐसा सफिक्स है फुल जो इन दोनों वर्ड्स में यूज किया जा सकता है। भाई हम बात करें 95 की, इसमें कहा है राइट ऑन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करें तो इसमें कहा राइट मिस लिखो ऑन वर्ड शब्द फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि समूह के लिए एक शब्द लिखें, मतलब हमसे पूछा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्य दिया है विच कैन नॉट बी रीड, विच माने जो, कैन नॉट बी नहीं सकता, वी रीड माने पढ़, यानी जो नहीं पढ़ सकता है या जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसके लिए एक वर्ड पूछा है हमसे, वो कौन सा होगा, ठीक है। तो वो होगा आपका इलेजिबल, ऑप्शन नंबर बी। और इलेजिबल के हिंदी अर्थ की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा अस्पष्ट, यानी भाई जो स्पष्ट नहीं है उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, यही हमें बताना था। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर ये जो दिया है नीचे, इनलिटरेट होता है अनपढ़, और ऑप्शन नंबर सी इलेजिबल, इसका अर्थ क्या होता है,
इसका अर्थ होता है आपका पात्र यानी योग्य। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब के खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक का मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना। किससे भरना हमें? पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। तो देखिए द ट्रेन, अब यदि हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड जो है आपकी वो सहायक क्रिया होती है। अब सहायक क्रिया हैड एक ही ऑप्शन में दे रखी है, देखो बिल्कुल इजी, आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब मॉडर्न बेसिक तो आपसे आना चाहिए। मुझे पता था कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है, ये रखा ऑप्शन नंबर डी। आगे पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। आगे हम बात कर रहे हैं 97 क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कहा चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये जो दिया लॉयल, ठीक है ना, इसमें कौन से प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा ये हमें बताना। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। देखिए सफिक्स का मतलब प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ता है, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग जो शब्द के शुरू में जुड़ता है। लॉयल की बात कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो लॉयल की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है वफादार। अब वफादार का उल्टा बना दो भैया, तुम क्या बनाओगे? तो वो आप प्रीफिक्स जोड़कर बना दोगे। अब लॉयल में कौन सा प्रीफिक्स जुड़ेगा? आपका डिस जुड़ जाएगा। देखिए लॉयल मीन्स वफादार, और उसमें डिस जोड़ देंगे तो डिस लॉयल हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए वफादार, या हम कह सकते हैं जो वफादार नहीं है, यानी जो वफादार नहीं है वो कौन हो जाएगा? बेवफा। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, तू बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। वाह भाई वाह, मजा आ गया हुआ है। आवाज मेरी अच्छी है नहीं? गा तो हम भी लेते पर आवाज बेवफा है, बजा तो हम भी लेते पर साज बेवफा है। अरे ओ शाहजहां ताजमहल तो हम भी बना देते, पर क्या करें हमारी मुमताज बेवफा है। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है समान अर्थ वाला शब्द चुने, अर्थात हमसे कह दिया सिमिलर का अर्थ होता है समान अर्थ वाला। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग कन्फेस। ये जो कन्फेस होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपराध स्वीकार करना। कन्फेस का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, या यूं कह दो अपराध स्वीकार करना, ठीक है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एडमायर। एडमायर का अर्थ भी यही होता है स्वीकार करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99, इसमें क्या कहा है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। चूज द करेक्ट लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मतलब चूज माने चुनो, द करेक्ट माने सही, स्पेलिंग माने वर्तनी। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है। देखिए अगर हम बात करें तो पोशेज ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक बैठेगा। ये जो POSSES है पोसेज, इसका हिंदी अर्थ होता है के पास, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। इसमें कहा है कि यूज ऑफ स्पेलिंग एरर, मतलब वर्तनी की त्रुटि का कारण बताओ कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साइलेंट यानी एरर आर साइलेंट लेटर, पुअर प्रोनाउंसिएशन, वन लेटर डिफरेंट साउंड, ऑल ऑफ अबव। देखिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें तो उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने 25 क्वेश्चन जीके के कराए, फिर 25 क्वेश्चन हिंदी के कराए,
फिर 25 क्वेश्चन हमने अंग्रेजी के कराए। अब मैथ के लिए टाइम नहीं बचा क्योंकि 1 घंटे का टाइम हो गया है। मैथ का वीडियो मैं आपको कल डाल दूंगा। कल का जो सेट डलेगा, एक तो मैथ का सेट डालूंगा, फिर एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट डालूंगा मैथ हुआ, जिसमें मैथ भी होगा। 1 घंटे में चारों पोर्शन हम खत्म करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो। और भैया, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसीलिए बेल आइकन का बटन दबाना होता है। वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।